हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एमसीक्यू सीरीज़। अब तक हमने 3 सीरीज़ देख ली है। आज हम हमारी 4th सीरीज़ के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के और एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब तक के सीरीज़ में हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सभी चैप्टर्स पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखा है। साथ ही साथ उसके लॉजिकल कैलकुलेशंस क्या है, उसके फॉर्मूले क्या है, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया है। दोस्तों, अगर आप उन 3 सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। इन सीरीज़ के साथ मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ के साथ ही मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ भी है जो मैंने मेरी चैनल पर अपलोड करी हुई है। आप इन सारी सीरीज़ को देखिए और आपके जो भी फ्रेंड्स या जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक इन सीरीज़ को पहुंचाइए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी 4th सीरीज़ के साथ। सो आवर क्वेश्चन नंबर 121 इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन, शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग, इवेल्युएशन ऑफ लिक्विडिटी, कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। और हमारे ऑप्शंस है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड डी, ए बी सी डी। तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि हमारी कैश पोजीशन का एनालिसिस हम करते हैं, शॉर्ट टर्म में कैश प्लानिंग भी हम कर लेते हैं, लिक्विडिटी का इवैल्यूएशन करते हैं और साथ ही साथ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का कंपैरिजन भी करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी, ए बी सी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इंटरेस्ट है हमारा वो कहाँ पर दिखाया जाता है? तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो हम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बताते हैं। तो ऑप्शन सी, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नन ऑफ द अबाउ। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी बेस पर, अकाउंटिंग के बेस पर बेस्ड है? तो वो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कैश फ्लो है तो हमें ऑब्वियसली पता चलता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये काम करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, cash flow statement is useful for external analysis, cash flow statement is helpful in estimating future cash flow। ऑप्शंस है both A and B, both A and C, both B and C, none of the above। तो अब इनमें से जो तीनों भी स्टेटमेंट हैं वो तीनों भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर एक्सटर्नल एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लो। तो ये सारी चीज़ें रॉन्ग है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम कैश का एनालिसिस करते हैं, कैश पोजीशन का, शॉर्ट टर्म में जो कैश प्लानिंग है उसके ऊपर हम काम करते हैं और हमारा जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होता है उस ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में हम कैश फ्लो को देखते हैं। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? Cash flow reveals only the inflow of cash, cash flow reveals only the outflow of cash, cash flow is a substitute for income statement, cash flow statement is not a replacement of fund flow statement। अब इनमें से सिर्फ डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों भी देखने मिलते हैं, तो ए और बी रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सब्सटीट्यूट नहीं है इनकम स्टेटमेंट का। ओनली द लास्ट डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड्स को शो करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश को शो करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन डैश
while fund flow statement recognizes dash cash basis of accounting, accrual basis of accounting, accrual basis of accounting, cash basis of accounting. Both are based on cash basis of accounting, none of these. अब जैसे कि हमें पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को शो करता है और वहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर काम करता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. तो दोनों भी जो स्टेटमेंट है उनमें से फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है उनमें हम स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं और उसमें हम हमारी नेट वर्किंग कैपिटल की अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं. सो ऑप्शन बी फंड फ्लो स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडीज कॉजेस ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. ये फॉल्स है. फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो स्टडी करता है हमारी वर्किंग कैपिटल पर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Next question, dash dash reconciles the opening cash balance with the closing cash balance of a given period on the basis of net decrease or increase in cash during that period. Cash flow statement, fund flow statement, both A and B, none of the above. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो रिकनसाइल होता है ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस के साथ और जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उसमें हम नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज कैश के क्या क्या है उसे भी एनालाइज कर देते हैं. तो ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग. Fund flow statement is more useful in planning medium term and long term financing. Cash flow statement discloses the position of liquidity in a better way. तो ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं क्योंकि ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारी अलग अलग कामों में हमें यूज आते हैं. तो ऑप्शन डी ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डैश डैश हैज और हैव एक्सेप्टेड cash flow statement is more useful than fund flow statement, particularly from view of analysis of liquidity of a firm. अब किसने कैश फ्लो स्टेटमेंट को मोर यूजफुल माना है फंड फ्लो स्टेटमेंट के साथ एंड पर्टिकुलरली विद द व्यू ऑफ एनालिसिस. और एनालिसिस ये है कि लिक्विडिटी ऑफ फर्म के बेस पर उसका एनालिसिस किया गया है. तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, FASB अमेरिका, सेबी, ऑल ऑफ द अबाउट. तो सभी ने ये माना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो मोर यूजफुल है हमारी लिक्विडिटी ऑफ फर्म का एनालिसिस करने के लिए. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बैलेंस शीट की और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हमें डेटा रिक्वायरमेंट होती है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are cash flow from operating activities? Cash receipts from customers, cash paid to supplier and employees, purchase of fixed asset, sale of fixed asset. अब इनमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लोज किस किस में आते हैं? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी, बोथ सी एंड डी. तो कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स जो है, कैश रिसीट्स आना मतलब हमें हमारी कैश इनफ्लो होना. कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ मतलब हमारी जो सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़ को है उनको हम जब कैश पेड करते हैं तो ये दोनों भी ट्रांजैक्शन कैश में आ रहे हैं. तो यहाँ पर कैश फ्लो दिखाई दे रहा है. परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट में फिक्स्ड एसेट आ रहे हैं और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में भी फिक्स्ड एसेट आ रहे हैं और यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है कि ये कैश में है या क्रेडिट में है. सो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए is our answer. Next, match the column taxes paid, repayment of loans, cash flow from operating activities, sale of fixed asset. और दूसरा कॉलम है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़. अब
यहाँ पर अगर हमें पेयर्स को मैच करना है तो हमें पता है कि टैक्सेस पेड जो है वो टैक्सेस पेड हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है, तो ए की पेयर बैठेगी 2 नंबर के साथ। रीपेमेंट ऑफ लोन्स जो है वो रीपेमेंट ऑफ लोन्स कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ होता है, तो बी की पेयर बैठेगी 3rd नंबर के साथ। और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है वो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो है, तो सी की पेयर बैठेगी ए के नंबर 1 के साथ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर सर्विसेज एंड गुड्स is example of cash outflow. This is a false statement. So option B is the correct answer. Next, for the calculation of cash flow from operating activities, payments and receipts shown in profit and loss account are converted into payments and receipts actually in cash. तो ये करेक्ट आंसर है या फिर ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सो हमारा ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the calculation of cash flow from operating activities, payments and receipts shown in profit and loss account are converted into payments and receipts actually in cash by eliminating non-cash revenue from the revenue earned, non-cash expenses from expenses incurred, both A and B, none of the above. तो हमारे कैलकुलेशन जब करते हैं हम कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो उनमें जो पेमेंट और रिसीट्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, उसे कन्वर्ट किया जाता है पेमेंट एंड रिसीट्स एक्चुअली कैश में जो हुए हैं, और उसे इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि उसमें हमारे जो नॉन कैश रेवेन्यू है उनको रेवेन्यू अर्न में से इलिमिनेट किया जाता है, और नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है उनको भी एक्सपेंसेस इनकर्ड में से इलिमिनेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर दी करेक्ट आंसर्स। Next question, while preparing cash flow statement, non-cash items and non-operating items are not required to be adjusted under indirect method, direct method, both A and B, none of the above. तो जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं या कैलकुलेट करते हैं, उस समय पर हम नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स इलिमिनेट या फिर इग्नोर कर देते हैं, उन्हें नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स इज कैलकुलेटेड बाय कैश सेल्स प्लस कैश कलेक्शंस, सेल्स प्लस ओपनिंग डेटार्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग डेटार्स माइनस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो कैश फ्लो हम सेल्स में से जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कैश सेल्स कितने हैं, कैश कलेक्शंस कितने हैं। उसी के साथ साथ हमें सेल्स पता होने चाहिए, हमारे ओपनिंग डेटार्स, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल पता होने चाहिए, क्लोजिंग डेटार्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल भी पता होने चाहिए। तो ए एंड बी दोनों भी ऑप्शन जो दिए हैं वो करेक्ट है। सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश आउटफ्लो ऑन परचेसेस इज कैलकुलेटेड बाय परचेसेस प्लस ओपनिंग क्रेडिटार्स प्लस बिल्स पेएबल माइनस क्लोजिंग क्रेडिटार्स minus closing bills payable. Purchases plus opening creditors minus closing creditors plus closing bills payable. Purchases minus opening creditors minus bills payable plus closing creditors plus closing bills payable. None of the above. अब जब कैश आउटफ्लो हमें परचेसेस पर कैलकुलेट करना होगा तो हमें परचेसेस के साथ साथ ओपनिंग क्रेडिटार्स और ओपनिंग बिल्स पेएबल भी देखने होंगे, और उसमें से हमें क्लोजिंग क्रेडिटार्स और क्लोजिंग बिल्स पेएबल को माइनस करना होगा या लेस करना होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर एक्चुअली बीन पेड इन कैश आर शोन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स, cash outflow on purchases, cash outflow on expenses, all of above are false. तो जब भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड करते हैं जो कि ऑलरेडी कैश में पेड कर शो किए गए हैं, तो उसे हम क्या दिखाएंगे, तो उसे हम कैश आउटफ्लो ऑन एक्सपेंसेस दिखाएंगे, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दी एक्सपेंसेस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिवन सैलरी एक्सपेंसेस ₹40,000, outstanding in the beginning of the year 5,000 and outstanding at the end of the year ₹10,000. Cash outflow on the salary will be, अब हमारी सैलरी एक्सपेंसेस जो है वो है 40,000 की, प्लस
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कहा गया है हमें 5000 का, इसका मतलब है कि 45,000 की सैलरी हमें पेड करनी थी। अब हमें आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 है, मतलब बिगिनिंग में सैलरी जो थी वो 40,000 प्लस लास्ट ईयर की 5,000 आउटस्टैंडिंग थी, तो 45,000 की सैलरी हमें पेड करनी थी। अब 45,000 की सैलरी दिस ईयर पेड होनी चाहिए थी, लेकिन हमें बता रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी ₹10,000 इज अगेन आउटस्टैंडिंग। 10,000 की सैलरी अभी भी अनपेड है, इसका मतलब है कि 45,000 में से 10,000 अनपेड है, तो 35,000 की सैलरी पेड कर दी गई है। तो कैश आउटफ्लो ऑन सैलरी विल बी ₹35,000। सो ऑप्शन बी 35,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इनडायरेक्ट मेथड net cash flow from operating activities is calculated on the basis of net profit after tax, net profit before tax, both A and B, none of the above। तो इसमें इनडायरेक्ट मेथड में जो नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पर कैलकुलेट किया जाता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले कैलकुलेट किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are added to the net profit after tax and extraordinary items to reach to net profit before tax and extraordinary items? Provision for tax made during the year, proposed dividend made during the year, interim dividend, transfer to general reserve and other reserves। हमारे ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी, ए बी सी एंड डी। तो हम जब भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को रीच करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को देखते हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो इन सारी चीज़ों में हम हमारे जो नेट प्रॉफिट है उसे कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें उनमें ऐड करनी होती है। तो ए बी सी एंड डी ये सारे भी ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are cash flow from investing activities? Interest received, dividend received, sale of fixed asset, purchase of fixed asset। अब इनमें से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सा है? ऑप्शन है हमारे ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी, ए बी सी एंड डी। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी कि कैश फ्लो है, वो इन्वेस्टमेंट में ही इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड भी इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा हमें। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, और परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट भी इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी है। तो ऑप्शन डी ए बी सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। हमारे ऑप्शन है ए एंड बी, सी एंड डी, ए एंड सी, ए बी सी एंड डी। अब हमारे कैश फ्लो में फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ के तहत कौन से एक्सपेंसेस या फिर कौन से केसेस आते हैं? तो फिनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड किया जाता है और डिविडेंड पेड किया जाता है। सो ऑप्शन सी एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शन। सो हमारा ऑप्शन जो सी है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट इज इंक्लूडेड इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि हमें पता है कि हम अगर एसेट हमारी बिजनेस में लाते हैं, एक्विजिशन करते हैं या फिर उसका डिस्पोजल करते हैं, तो एसेट्स आर ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये वाली जो चीज़ है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट example of cash flow from investing activities? Cash advances and loans made by financial enterprise, cash advances and loan made to third parties, both A and B, none of the above। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को? तो कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, ABC Limited had investment of ₹68,000 as on 31st March 2013 and investment of ₹56,000 as on 31st March 2014.
During the year, ABC Limited sold 40% of its investment being held in the beginning of the period at a profit of rupees 16,800. Determine cash flow from investing activities. अब 2013 में हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो थी 68,000 और 2014 में हमारी इन्वेस्टमेंट बन जाती है 56,000 की। तो इसका मतलब ये होता है कि 68,000 की इन्वेस्टमेंट 56,000 में है, तो जो गैप है 12,000 का, वो 12,000 की इन्वेस्टमेंट सेल की गई है। अब ये 12,000 रुपीज़ सेलिंग के अमाउंट में आ जाएंगे। और आगे हमें कहा गया है कि हमें हमारी सेलिंग पर 16,800 का प्रॉफिट भी मिला है, तो 12,000 सेलिंग की अमाउंट वो कैश फ्लो हो जाएगा और 16,800 का भी कैश फ्लो हो जाएगा। सो 12,000 प्लस 16,800 इज इक्वल टू 28,800 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, financing activities brings changes in size and composition of owners' equities, borrowing of the enterprise, both A and B, none of the above. फिनांसिंग एक्टिविटीज़ जो है वो चेंजेस लाती है साइज और कंपोजिशन में, ओनर की इक्विटी में और एंटरप्राइज की बोरोविंग में भी। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर द ईयर 2013 इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹3 lakh, preference share capital is ₹1 lakh, 10% debentures is 2 lakhs and share premium is 30,000. For year 2014, equity share capital is 4 lakh, preference share capital is 60,000, 10% debentures is 1 lakh and share premium is 40,000. Also given, dividend paid on shares ₹50,000, 15,000 and interest paid on debentures ₹20,000. Determine cash flow from financing activities. अब यहाँ पर जो बताया गया है हमें, 2013 में हमारे पास शेयर कैपिटल था 3 lakhs का, 2014 में शेयर कैपिटल है 4 lakhs का। अब यहाँ पर 1 lakh रुपीज़ जो है वो 1 lakh रुपीज़ बढ़ गए हैं हमारे, तो 1 lakh रुपीज़ प्लस के अमाउंट में आ जाएंगे। वही प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जो था हमारा वो था पहले 1 lakh का और 2014 में वो बन गया है 60,000 का, यानी कि यहाँ पर हमारा शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो चुका है, उसकी अमाउंट आ जाएगी 40,000 की। उसी के साथ डिबेंचर्स जो थे 2013 में वो थे 2 lakhs के और 2014 में वो बन गए हैं 1 lakh के, यानी कि हमने डिस्चार्ज कर दिए हैं डिबेंचर्स 1 lakh रुपीज़ के, तो 1 lakh रुपीज़ फिर से आउटफ्लो हो जाएगा हमारा। अब हमारा टोटल आउटफ्लो जो है वो है 1,40,000 का और हमारा टोटल इनफ्लो जो है वो है 1,10,000 का। अगर हम इसे माइनस कर दें तो हमारा टोटल आउटफ्लो हो जाएगा 30,000 का। उसी के साथ हमें कहा गया है कि हमने डिविडेंड पेड किया है, तो ये भी हमारा कैश आउटफ्लो ही है, तो ये डिविडेंड पेड हमारी कैश आउटफ्लो की अमाउंट में हम ऐड कर देंगे। तो हमारी जो 30,000 की कैश आउटफ्लो की अमाउंट कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आई है, उसमें हम ये 15,000 ऐड कर देंगे, प्लस 20,000 इंटरेस्ट हमने पेड किया है डिबेंचर्स पर, उसे भी हम ऐड कर देंगे। सो हमारा टोटल कैश आउटफ्लो जो है वो होगा 30,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, इट कम्स टू ₹65,000। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बी दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि कैश आउटफ्लो इज ₹65,000। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, cash flow statement is mandatory for all enterprises, companies listed on a stock exchange, companies with a turnover of more than ₹50 crores. अब हमें ऑप्शन दिए हैं बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, बोथ सी एंड बी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी एंड बी। कंपनी जो कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड की गई है उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है, और उसी के साथ साथ जिन कंपनीज का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्टेड एंटरप्राइजेस नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली अंडर इनडायरेक्ट मेथड, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट भी है, तो आंसर ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ फिनेंशियल एंटरप्राइजेस द कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड should be classified as cash flow from
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिनांसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, नन ऑफ दीज। अब फिनेंशियल इंटरप्राइज में अगर कैश फ्लो आता है और उस कैश फ्लो में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड आता है तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ है। तो जैसे कि हमें पता है कि इंटरेस्ट जो हम पेड करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आता है, तो ऑप्शन ए जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइजेस कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड शुड बी क्लासिफाइड एज cash flow from dash, while dividends and interest received should be stated as cash flow from dash. तो operating activities and financing activities, financing activities and investing activities, investing activities and operating activities, none of the above. किसी भी एंटरप्राइज में अगर कैश फ्लो अराइज होता है इंटरेस्ट पेड में तो वो क्लासिफाई करना चाहिए हमें हमारी फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ के साथ, और अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे हम कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी आर शोन एज अ फुटनोट टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फिक्स्ड एसेट इज बॉट एज हायर परचेस, interest element is classified under dash and loan element is classified under dash। अब जब भी हम फिक्स्ड एसेट को परचेस करते हैं हायर परचेस सिस्टम के साथ तो उसमें जो इंटरेस्ट एलिमेंट होता है वो हम फिनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई कर देते हैं, और जो लोन एलिमेंट होता है उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। Next question, which of the following statements are false? Old furniture written off doesn't affect cash flow. Cash flow statement is a substitute for cash account. Appropriation of retained earnings is not shown in cash flow statement. Net cash flow during a period can never be negative. हमारे ऑप्शन है A, B, C, B, C, D, C, D, A, none of the above। तो ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ डजंट अफेक्ट कैश फ्लो, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ कैश अकाउंट, ये रॉन्ग है। एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट नहीं है। और नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग अ पीरियड कैन नेवर बी निगेटिव, ये भी करेक्ट नहीं है। तो हमारे बी, सी, डी ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? डिक्रीज इन डेटार्स, इशू ऑफ शेयर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटार्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है? तो डिक्रीज इन डेटार्स मतलब डेटार्स ने हमें पेमेंट दिया है तो हमारे पास कैश इनफ्लो आ गया है। इशू ऑफ शेयर्स मतलब हमारे पास कैश आ गई है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स मतलब कैश हमने पेड की है सप्लायर्स को, तो ये कैश आउटफ्लो है। और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है कि कैश हमारे पास आई है। तो इनमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन डेटार्स, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटार्स। तो जब प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो जाएगा तो हमें एक्सपेंसेस पेड करने पड़ेंगे, आउटफ्लो हो जाएगा। इंक्रीज इन डेटास है तो हमारा आउटफ्लो ही है। इंक्रीज इन स्टॉक है तो ये भी हमारा आउटफ्लो है। और इंक्रीज इन क्रेडिटार्स ये जो है, अब देखिए इनमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है। तो जब भी हमारे क्रेडिटार्स इंक्रीज हो जाएंगे तो ये हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिटार्स जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट पर परचेसेस हो रहे हैं हमारे, तो हम पैसे आउटफ्लो में नहीं दे रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So friends, in this way we have discussed our 4 series of management accounting's MCQ type questions. इन चारों सीरीज में मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस को लाने की कोशिश की है। इनमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी लाए हैं जिनको हमने ओरली सॉल्व करके उसका आंसर निकाला है। दोस्तों, मेरी चारों सीरीज़ को आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से ध्यान देकर उन सारी MCQs को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको आपकी एग्ज़ाम में किसी भी तरह का अगर MCQ आए तो वो सॉल्व करने में बेनिफिशियल ये सारे
MCQs साबित हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी इन सारी सीरीज़ को आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग के सीरीज़ भी मेरी चैनल पर मैंने अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आऊँगी अब एक नए सब्जेक्ट की सीरीज़ के साथ, जिनमें हम MCQ टाइप क्वेश्चंस को फिर से देखेंगे और हमारी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।